हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम वायसराय की सेकंड वाले पार्ट पर हैं। वायसराय के सेकंड वाले पार्ट पर हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था गवर्नर जनरल, फिर कवर किया बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर कवर किया भारत का गवर्नर जनरल और लॉर्ड डलहौजी को पढ़ा। डलहौजी के बाद आखिरी में जो आते हैं गवर्नर जनरल भारत के, वो थे लॉर्ड कैनिंग। फिर वो वायसराय बन जाते हैं और वायसराय से कहानी स्टार्ट करके सीधे ख़त्म किए थे लॉर्ड लीटन पे। यहाँ हम शुरू करने वाले हैं लॉर्ड रिपन से, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन से हमने कहानी को शुरू करेंगे। आइए बात करते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। देखिए, लॉर्ड रिपन का काल शुरू होता है लॉर्ड लीटन के बाद सन 1880 से 84 के दौरान। इसके बाद नेक्स्ट 85 आ जाएगा तो लॉर्ड डफरिन आ जाएगा। उसी के समय में कांग्रेस बनेगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने बहुत सारा काम करा है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा जाता था। तो गवर्नर जनरल शब्द जो है ना, इतना फेमस हो चला था कि वायसराय शब्द जो है बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। चाहे आप इसको टेक्निकलिटी कर लीजिए, चाहे आप इसको इसकी विशेषता प्रमुखता कुछ भी समझिए, लेकिन उस समय इनको ऐसा नहीं। देखिए, नॉर्मली अगर हम सोचें तो गवर्नर जनरल का पद तो समाप्ति हो गया था, अब तो पद जो है वायसराय का आ गया था। ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग हमेशा डीएम कहते हैं, हम लोगों को आदत नहीं कलेक्टर करने की, जबकि जो रियल में वर्ड है वो है कलेक्टर। जब आप बनेंगे किसी प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक पद पर जाएंगे, जब बात डीएम की आएगी तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न करके कलेक्टर लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। तो ओरिजिनल कुछ और होता है और हमारे बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल कुछ और किया जाता है। और आपको क्या करना है, आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकप्रिय गवर्नर जनरल बोल रहा है तो हम वायसराय नहीं हो सकता। चाहे इसको लोकप्रिय वायसराय कहिए, चाहे लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहिए, बात एक ही है। प्रसिद्धि के कारण इसको ऐसा बोला जाता था। इस युग का कर्तव्य, इसने एक किताब भी लिखा था। उस किताब का नाम क्या था? इस युग का कर्तव्य। वो बुक निकाला गया था 1852 में, लिखा था इन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए, मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना चाहिए, मेरे शब्दों से नहीं। ये कहा था किसने? रिपन ने। कितना बड़ा बात बोला है उसने कि मेरे मूल्यांकन को मेरे कार्यों से परखिए, मेरे शब्दों से नहीं। मैं क्या कहता हूँ ये मत देखिए, मैं क्या कार्य करता हूँ वो देखिए। तो बहुत ही अच्छा था ये लॉर्ड रिपन। मुझे भी लगता है कि अब तक का सबसे बढ़िया वायसराय जो है वो कौन है? लॉर्ड रिपन है। देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको उपाधि दी, इनको कहा कि ये भारत का उद्धारक था। तो इतने लोग इसके बारे में कमिटमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छाई है। इसका शासनकाल जो है भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को आधुनिक भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। सारी बातों को ध्यान से समझिएगा। पंडित मदन मोहन मालवीय ने इंडियन नेशनल कांग्रेस 1909 के अधिवेशन में कहा कि रिपन को भारतीय वायसरायों में सबसे लोकप्रिय वायसराय कहा। तो देखिए, सभी लोग, यहाँ तक कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल हो गया, इनके शासन कार्य को जो है स्वर्ण युग कहा गया। पंडित मदन मोहन मालवीय भी इसकी तारीफ करने से नहीं चुके। तो बहुत सारे लोगों का मानना था कि ये लोकप्रिय गवर्नर जनरल था। लेकिन बात आती है कि हम क्यों माने, हम कैसे माने? तो हमें इसके कार्य को एकदम इसकी लोकप्रियता से मिला करके चलना है और फिर डिसाइड करना है कि लोकप्रिय था या नहीं था। देखिए, इसकी काल में महत्वपूर्ण घटनाएं क्या घटी। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया था कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो भी भारतीय भाषाओं में पत्रिकाएं या समाचार पत्र निकाले जाते थे, उन पे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दिया था, बंद कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति ऐसी इस तरह की पत्रिका नहीं निकालेगा। तो ये तो बिल्कुल गलत था। उस टाइम में मैंने आपसे बोला था कि बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे लॉर्ड रिपन ने क्या किया, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी अब भारतीय भाषाओं में पत्र और पत्रिकाएं निकाले जा सकते हैं। अच्छा था कि नहीं? इसीलिए इसको कहा गया। और देखिए, इसको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान समझिएगा, स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया है कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। लोग गलती से कार्नवालिस मान देते हैं। अरे वो अस्थायी बंदोबस्ती में थे, ये स्वशासन की बात कर रहा है, अस्थायी स्वशासन की बात कर रहा है लॉर्ड रिपन। तो उसका जन्मदाता कहा जाता है। 1881 में इनके समय में ही प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी पारित हुआ था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके समय में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में। 1881 में ही इनके समय में प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई थी।
नियमित, और उसके बाद से लगातार हर 10 साल बाद क्या हो रही जनगणना चलती आ रही है। 1881 के बाद 91, 1901, 11 इस तरह से जनगणना होते चली गई और फिर 2001, 2011। तो ये जो नियमित जनगणना का शुरू हुआ है चलन, ये कब से शुरू हुआ है? लॉर्ड रिपन के समय से ही शुरू हुआ है। बाल श्रम पर लॉर्ड रिपन ने पूरी तरीके से रोक लगाया कि बाल श्रम नहीं किया जाएगा, मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे जो है श्रम का काम नहीं लिया जाएगा। नमक कर को इसने कम किया, नमक कर को बीच में आपने पढ़ा होगा कि बढ़ा दिया गया था, तो नमक कर को भी इसने कम किया, ये भी अच्छा काम था। और इसके अलावा शैक्षिक सुधार भी किए। शैक्षिक सुधार से आपके यहाँ क्वेश्चन आता है ना, हंटर कमेटी या हंटर आयोग का नाम सुना आप लोगों ने? तो विलियम हंटर के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर आयोग। हंटर आयोग ने 1882 में अपना रिपोर्ट दिया और उस रिपोर्ट में था क्या? ये रिपोर्ट संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से। हंटर कमेटी, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हंटर कमेटी किससे संबंधित थी? तो हंटर कमेटी जो है संबंधित थी प्राथमिक शिक्षा से। 1854 के बाद शिक्षा में जो प्रगति हुई, कब से लेकर 54 से, 54 में कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बाद से शिक्षा में जो भी प्रगति हुई उस पूरे के पूरे प्रगति रिपोर्ट को शामिल किया गया था हंटर आयोग के द्वारा उस रिपोर्ट में। ठीक है, आइए, इसी समय में जो है नगर पालिका बनी थी और अकाल संहिता, अकाल डिपार्टमेंट कई सारे लोग बना रहे हैं, तो अकाल संहिता इसने बनाया, अकाल के ऊपर नियम कानून इसने तय किए और वो बनाया लॉर्ड रिपन ने। 1883 में रिपन के समय में ही बनाई गई थी अकाल संहिता। ठीक है, रिपन ने मैसूर राज्य जो कि पिछले वायसरायों के द्वारा अपने शासन में अधीन कर लिए गए थे, तो उसको जो है पुराने शासकों को वापस कर दिया। तो यार अब देखो, अंग्रेजी सत्ता के द्वारा किसी चीज़ को हथिया लेना और किसी चीज़ को वापस कर देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में, है कि नहीं? तो ऐसा किया रिपन ने, इसका मतलब है कि इसकी अच्छाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आइए आगे बात करते हैं। दोस्तों, इसके बाद है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था, ध्यान से समझिएगा। रिपन ने, देखिए ये सब बहुत टेक्निकल टॉपिक हैं और मैं हिस्ट्री में इसको बिल्कुल डिटेल से बात करने वाला हूँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ एक बार पढ़ने के बाद, कांग्रेस अधिवेशन हो गया, वायसराय हो गया, एक सेकंड वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी वीडियो में, अभी हमको लगता है सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो रिपन के बारे में बहुत डिटेल से हम लोग बात करेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे तो पूरा डिटेल से बात करेंगे इल्बर्ट बिल विवाद के बारे में। यहाँ रिपन की वजह से हम चीज़ों को समझते हैं। फौजदारी दंड व्यवस्था, फौजदारी दंड व्यवस्था जो है इल्बर्ट बिल विवाद इसी संबंधित था। देखिए, फौजदारी दंड व्यवस्था को पहले इसने समाप्त किया, ध्यान समझिए पूरी बात को। फौजदारी दंड व्यवस्था के जो भेदभाव हो रहे थे इस दंड व्यवस्था में, उस दंड व्यवस्था में जो भी भेदभाव हो रहे थे उसको समाप्त किया। उसके बाद बात पहुंची इल्बर्ट बिल विवाद पे। 1883 की घटना है। हुआ क्या कि भारतीय न्यायाधीशों को जो है, इसके पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार नहीं था कि वह यूरोपियन के मुकदमे लड़ें, मतलब कि उस पर सुनवाई करें। लड़े क्या? सुनवाई करें, लड़ेगा तो वकील। तो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमे को सुनने का अधिकार दिया गया। किसमें? इस इल्बर्ट बिल के तहत। और इसी बात का विवाद खड़ा हो गया, इसी बात का विवाद खड़ा होगा कि एक भारतीय न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है कोई यूरोपियन के मुकदमे सुने। ये ठीक उसी तरह से घटना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण व्यक्ति अगर बन जाता है न्यायाधीश, तो क्या वो जो है किसी दूसरी कास्ट की ओबीसी हो गया या SC ST हो गया, उनका मुकदमा नहीं देख सकता? तो ये तो गलत है ना। उस पद का जो योग्यता है, उनको योग्यता के आधार पे बनाया गया है न्यायाधीश, तो किसी का भी मुकदमा देख सकते हैं। अब इसके लिए ऐसी कोई बात, अगर रूल रेगुलेशन बनाना कि नहीं यूरोपियन का ये नहीं देखेंगे, ये बिल्कुल गलत था। तो इल्बर्ट बिल में क्या किया गया कि उनको ये अधिकार दे दिया गया, क्योंकि इसके पहले अधिकार था नहीं। तो भारतीय न्यायाधीश जो है यूरोपियन में के जो मुकदमे होते थे वो भी सुनवाई करेंगे और जो भी गलत सही रहेगा उसका निर्णय देंगे। तो इस बात पे विवाद उठ गया। अंग्रेजों ने इसकी आलोचना की। देखिए, अंग्रेजों के ही वायसराय थे, हिंदुस्तानी वायसराय थोड़े थे, अंग्रेजों के ही वायसराय थे, और उन्होंने कर दी इसकी आलोचना कि ये गलत है। और इसी वजह से रिपन को वापस बुला लिया गया ब्रिटेन, इंग्लैंड इनको वापस बुला लिया गया। तो ये था इल्बर्ट बिल विवाद। इसके बाद टाइम शुरू होता है लॉर्ड डफरिन का। 1884 से लेकर 1888 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड डफरिन का है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किसानों के हित के लिए, रक्षा के लिए
हितों की रक्षा के लिए बंगाल में एक टेनेंसी एक्ट लागू किया 1885 में। इसी साल कांग्रेस भी बनाई गई थी और इसी साल ये टेनेंसी एक्ट भी लागू हुआ था। हालांकि पंजाब में टेनेंसी एक्ट लागू हुआ 1887 में और बंगाल में कब लागू हुआ? 1885 में। टेनेंसी एक्ट में था क्या? टेनेंसी एक्ट कहता था कि जमींदार किसानों से भूमि नहीं छीन सकते, मतलब अगर उनको भूमि उनसे लेना है तो उनका एग्रीमेंट होना जरूरी, मतलब कि एग्री होना जरूरी है। बिना उनकी मर्जी के वो कोई भी जमींदार किसी भी किसान से भूमि नहीं छीन सकता। भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए तो एक बड़ा फैसला था, बहुत ही अच्छा फैसला था डफरिन का ये। और भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड की भी स्थापना की गई 1885 में। लेडी डफरिन फंड की स्थापना। ओके, आइए फिर देखते हैं 1885 में डफरिन ने वर्मा को जीतकर भारत में मिला लिया। वर्मा मतलब म्यांमार को। यहीं पे हुआ था तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आंग्ल अफगान युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल मैसूर, आंग्ल कर्नाटक, आंग्ल वर्मा, सारा मैं पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल डिटेल में। कांग्रेस की स्थापना फिर होती है 1885 में और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो ये बिल्कुल सारी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद अगला जो वायसराय है वो आता है लॉर्ड लैंसडाउन। डफरिन के बाद लैंसडाउन, ये 88 से 94 तक था। 1888 से 1894 तक भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का जो निर्धारण है, जिसको डूरंड रेखा बोलते हैं, तो सर डूरंड उस समय एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस सीमा का निर्धारण किया था और इसी टाइम में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही सीमा का निर्धारण हुआ था। तो ये बात भी याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए मणिपुर विद्रोह को शांत करने का श्रेय भी किसको जाता है? लॉर्ड लैंसडाउन को ही जाता है। 1891 में सेकंड अगली जो फैक्ट्री एक्ट आती है, पहली आई थी रिपन के समय में, ठीक है, दूसरी आती है लैंसडाउन के टाइम में 1891 में। और यहीं पे घोषणा होती है कि एक साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी होगी और स्त्रियों के लिए 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक के काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो चलिए ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। और 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया। भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। यहीं से भारत का निर्वाचन सिद्धांत प्रारंभ हुआ कि अब भारत में भी निर्वाचन होगा। कब से? तो कई बार ये क्वेश्चन आता है। 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में ये बोला गया कि भारत में भी निर्वाचन कराया जाए। तिलक ने 1800 बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, तिलक ने गणपति उत्सव स्टार्ट किया, जो गणपति बप्पा मोरया इस समय का कार्यक्रम बहुत फेमस है मुंबई में। तो वहाँ महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई 1893 में, ठीक है, याद रखिएगा। लैंसडाउन के समय में गणपति उत्सव चालू हुआ है। लॉर्ड एल्गिन के समय में इनका शिवाजी उत्सव चालू होगा, मैं बताऊंगा आगे भी आपको। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन, लैंसडाउन के बाद एल्गिन। फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, लॉर्ड रिपन था, रिपन के बाद आपका आ गया कौन? आपका डफरिन आ गया, डफरिन के बाद लॉर्ड लैंसडाउन और लैंसडाउन के बाद आपका लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। 1894 से 1899 तक इसका शासन रहा, वायसराय रहा ये। और इसने घोषणा किया, क्या घोषणा किया? हमने भारत को तलवार के बल पर जीता। ये तो अहंकार वाली बात हो गई। हमने भारत को तलवार के बल पर जीता और तलवार के बल पर ही इसे अपने अधीन रखेंगे। एक तो अहंकार, ऊपर से क्या दे रहे हैं? रूस जमा रहे अपना कि तलवार के बल पर इसे अपने अधीन रखेंगे। बिल्कुल गलत है और इनका अंत भी देखिए उसी तरीके से होता है। मुंडा विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था 1899 में, मुंडा विद्रोह, मुंडा, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा वेल्लूर मठ की स्थापना की गई, जिसे रामकृष्ण मिशन भी बोलते हैं, और कितने में? 1896 में। और इसी समय जो वंदे मातरम भी गाया गया था। चापेकर बंधुओं के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई 1897 में। और तिलक ने मनाया शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव बनाया था किसने? एल्गिन, उसके काल में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1893 में। और 1895 में शुरू हुआ शिवाजी उत्सव। अगला है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन शुरू होता है 1899 से 1905 तक। कुल 7 साल के लिए वायसराय रहेगा। बहुत ही बेकार समय रहा इसके समय में। देखिए सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय, सबसे लोकप्रिय रिपन, और सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की समानता औरंगजेब से कर दी। कर्जन की समानता औरंगजेब से कर दी। सोच रहे हैं आप? पी रॉबर्ट्स ने कहा कि भारत के किसी अन्य वायसराय को
भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व भारत की इतनी समस्याओं का ज्ञान नहीं था जितना कि कर्जन को। कर्जन ने जनमानस की अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। ये कथन किसका है? तो ये कथन है पी रॉबर्ट्स का कथन है। और बिल्कुल ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप याद रखिएगा और कोशिश किया करिए आप लोग इसका नोट्स आप तैयार कर लें। ये थोड़ी सी बातें और हैं, इसके बाद ये कवर हो जाएगा। और इसके ज़माने में आर्थिक सुधार क्या हुए? कर्जन के समय में आर्थिक सुधार क्या हुए? देखिए 1899 आया, 1905 तक रहेगा। अकाल आयोग, अकाल संहिता जो बना था वो रिबन के समय में बना था और अकाल आयोग यहाँ है। 1899 से 1990 के दौरान जो है अकाल आयोग इस समय बना पूरा का पूरा टोटल। और सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में पूरा काम हुआ। देखिए कोई आयोग तुरंत तो बन नहीं जाता। सिंचाई आयोग जो है 1901 में बना है, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ इसकी अध्यक्षता में। तो ये किनकी अध्यक्षता में बन रहा है ये याद रखिएगा, सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल, ठीक है ना। और सिंचाई आयोग किसके? सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। भूमि प्रस्ताव भी लाया गया 1902 में। और इसके अलावा देखिए और सबसे मेन चीज़ जो है ये देखिए कि कम ब्याज पर किसानों को उधार देना चालू किया गया अंग्रेजों के द्वारा। कितने में? 1904 में। और इसके लिए सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। 1899 में दोस्तों भारतीय टंकण एवं पत्र मुद्रण चालू हो गया, मतलब कि पत्र मुद्रा छपना यहाँ पे स्टार्ट हो गया। पाउंड जो है भारत का विधिग्राह्य मुद्रा बन गया, यानी पाउंड को भी एडॉप्ट कर लिया गया। उस समय हमारे उनके एक पाउंड में हमारे 15 रुपये होते थे। उनका एक पाउंड हमारा 15 रुपये के बराबर था। पुलिस सुधार में इन्होंने क्या किया? इन्होंने बनाया पुलिस आयोग। कितने में? 1902 में पुलिस आयोग बना, जिसमें भूमि प्रस्ताव आया था उसी साल। सर एंड्रूज फ्रेजर ये उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और प्रांत पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए इसको बनाया गया था पुलिस आयोग। सीआईडी का नाम लोग सुनते हैं ना, सीआईडी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। सीआईडी 1903 में बना लॉर्ड कर्जन के समय में, इसको भी याद रखिएगा। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में आया और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और इस विभाग के लिए कर्जन ने 50,000 पाउंड का आवंटन भी किया। तो ऐसा नहीं कि कर्जन बहुत ज़्यादा बुरा था, लेकिन इसकी हरकतें बुरी थी। भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की जिम्मेदारी पहली बार किसी वायसराय के द्वारा उठाई गई। भाई तभी तो पुरातत्व संरक्षण विभाग बना। और आज आप देख रहे हैं कि कितने सारे किलों को पुरातत्व संरक्षण विभाग जो है अपने अंडर में लेकर उसको मेंटेन किए हुआ है। शैक्षिक सुधार को समझिए क्या है इसने किया। शैक्षिक सुधार कौन कौन से हुए? तो 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना। किसकी अध्यक्षता में? सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। ये जितनी की अध्यक्षता है ना, आप इसको जरूर फोकस करिए, क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बना सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में। विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो बना है 1904 में। आयोग पहले बना है 1902 में, जबकि अधिनियम बना 1904 में। और विद्यालयों के प्रति सरकारी जो नियंत्रण था, कंट्रोल था, वो बढ़ गया। सरकारी नियंत्रण पहले की अपेक्षा बढ़ गया। इसके बाद देखिए जो विदेश नीति थी कर्जन की, वो क्या थी? विदेश नीति में पढ़ते हैं कि कर्जन ने फारस की खाड़ी में सक्रियता दिखाई। फारस की खाड़ी अरब सागर से आगे बढ़ेंगे जब सऊदी अरेबिया के नीचे वाले साइड में, वहाँ है फारस की खाड़ी, तो वहाँ अपनी सक्रियता दिखाई। और तिब्बत के गुरु थे दलाई लामा। दलाई लामा देखिए एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है, मैं आपको बता दूँ। दलाई लामा क्या, जैसे शंकराचार्य है ना, शंकराचार्य एक पद का नाम है, शंकराचार्य कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। उसी तरह से दलाई लामा भी तिब्बत के गुरु को बोला जाता है, दलाई लामा। और रूस के प्रति झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया यहाँ पर पहली बार कर्जन ने। और यहाँ पे एक अभियान चलाया। कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना वहाँ भेजी गई। किसके नेतृत्व में? ये कई बार क्वेश्चन आया, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई तिब्बत में। और तिब्बतियों से लड़ाई होने के बाद तिब्बतियों ने एक संधि किया, 1903 में संधि किया। और उसके तहत डिसाइड हुआ कि 1 लाख रुपया वार्षिक दर से और 75 लाख रुपया युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में वो देंगे। कौन? तिब्बती देंगे। किसको? लॉर्ड कर्जन को, यानी भारत को। और जमानत के रूप में भारत सरकार ने सिक्किम एवं भूटान के बीच स्थित चुम्बी घाटी, किसके बीच स्थित है? सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है चुम्बी घाटी। यहीं पे कंचनजंगा पर्वत भी है, तो याद रखिएगा चुम्बी घाटी को 75 वर्षों के लिए अपने अधिकार में ले लिया। कितने वर्षों के लिए? 75 वर्षों के लिए चुम्बी घाटी को अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद कर्जन ने कराया बंगाल विभाजन, 1905 में कराया।
ज़रूरत क्या थी इसको बंगाल विभाजन कराने की? देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो आंदोलन शुरू हुए ना, तो आंदोलन के जो महान व्यक्ति थे, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, वो बंगाल से बिलोंग करते थे उस समय में 1905 के दौरान जो भी थे, तो वो बंगाल से करते थे। तो राष्ट्रीय आंदोलन को दबा दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए और पूरे के पूरे आंदोलन को समाप्त कर दिया जाए, ये मुख्य उद्देश्य था। और आरोप क्या लगाया? आरोप लगाया कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, हमको पूरे भारत को बंगाल से बैठ के डील करने में प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए बंगाल को बांट दिया जा रहा है पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में। बंगाल का विभाजन हो गया पूर्वी पश्चिमी में। पूर्वी भाग में बंगाल, असम, चटगांव और ढाका ये रखे गए, और पश्चिमी वाले में जो हमारी तरफ थे वो ये वाले थे, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इसको अलग रख दिया गया। अभी देख रहे हैं आप कि बंगाल में ढाका जो है अलग होकर पूरा का पूरा एक देश ही बन गया, उधर बांग्लादेश, राजधानी ढाका, चटगांव तो मान लीजिए वहीं पड़ जाता है, और बंगाल जो है वो हमारे पास ही, और असम भी हमारा है। तो ये नया प्रांत बनाया गया, ये 4 नए प्रांत बनाए गए इनको काट करके, और नया प्रांत की जो राजधानी थी वो ढाका बनेगी। तो आज तक राजधानी जो ढाका बनी हुई है। इसका एक स्लोगन था, फूट डालो राज करो। क्या स्लोगन था? फूट डालो राज करो। हालांकि 1905 के बंगाल विभाजन का ज़बरदस्त विद्रोह हुआ और उसके खिलाफ जो है ज़बरदस्त प्रदर्शन भी हुआ। 1911 में इस विभाजन को समाप्ति की घोषणा की जाएगी और 12 में कार्यरूप के रूप में परिणित होगा। मतलब 11 में समाप्ति की घोषणा है, 12 में राजधानी ट्रांसफ़र हो गया। 1900 में किचनर भारत का सेनाध्यक्ष बनकर आया। ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे, किचनर के बारे में। किचनर जो है भारत का सेनाध्यक्ष बनकर आया कब? 1900 में। और एक काम किया इसने, इंपीरियल कैडेट कोर बनाया राजकुमारों के लिए। इसकी स्थापना की इंपीरियल कैडेट कोर की, और किचनर से विवाद के कारण कर्जन ने इस्तीफा दे दिया। इससे से पटती नहीं थी किचनर से, और कर्जन की पटती। कर्जन की सोच अलग थी, वो थोड़ा सा चीप माइंडेड था, तो और किचनर हो सकता भाई थोड़ा सा अच्छा रहा हो, तो इसलिए दोनों में पटती नहीं थी। तो कर्जन ने लास्ट में क्या किया? इस्तीफा दे दिया। कर्जन ने 1903 में कहा, क्या कहा कि वायसराय पद से निवृत्त होने पर मैं कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करूंगा। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो दोस्तों बस आज की बातें यहीं तक थी, कर्जन तक, और कर्जन से आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को पहले शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। साथ ही वीडियो पे जो ऐड आता है दोस्तों, उस ऐड को पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करें, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको नए नए वीडियो चाहिए और पूरा का पूरा विषय अगर आप जानना चाहते हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, अगर सभी विषय के सभी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको सब्सक्राइब करना ही होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।